बेटा आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था बहुप्रभाविता के बारे में, है ना। तो मैंने आपको सह प्रभाविता क्या होती है बता दिया था, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है बता दिया था, बहुअलीलता क्या होती है बता दिया था, बहुप्रभाविता क्या होती है वो बता दिया था। आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे बेटा बहुजिनी वंशागति के बारे में, बहुजिनी वंशागति के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके साथ साथ छोटा सा एक लीथल जीन वाला टॉपिक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा की, ठीक है बेटा। बहुजिनी वंशागति क्या होती है ये बताऊं उससे पहले बेटा कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? तो ध्यान दीजिए, कौन सा 5th पॉइंट है ना। चलिए 5th पॉइंट क्या है? बहुजिनी वंशागति। इसी को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए बेटा, मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताऊं आपको उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मेंडल ने जो लंबा और बोना वाला लक्षण दिया था तो उसे पादप या तो लंबे ही दिख रहे थे या बोने ही दिख रहे थे, ठीक है। ऐसे अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर हम टॉल ही होंगे या डॉर्फ ही होंगे, बीच के नहीं होंगे। क्या आपको लगता है ये बात सही है? नहीं सर, हम हमारे आसपास जब देखते हैं तो हमें लंबा आदमी भी दिखाई देता है, बीच वाला बोना भी दिखाई देता है और बीच की हाइट के भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों कि हमारे अंदर तो सब हाइट के लोग प्रेजेंट है और वहाँ जो मटर है उसमें सिर्फ लंबा है और सिर्फ बोना है, बीच वाला नहीं है। तो उस चीज़ को जानने के लिए हम पढ़ेंगे बेटा बहुजिनी वंशागति। बहुजिनी वंशागति पढ़ाऊं उससे पहले आपको बेटा कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? तो ध्यान दीजिए बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो लक्षण होते हैं बेटा, जो लक्षण होते हैं वो लक्षण बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? तो इधर ध्यान दीजिए। एक लक्षण बेटा, पहली बात, लक्षण की जानकारी कहां होती है सर? लक्षण की जानकारी होती है डीएनए पे। ये लक्षण प्रदर्शित कैसे होता है? तो इस डीएनए का क्या बनता है बेटा? पहले आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है और इसी प्रोटीन से ये लक्षण प्रदर्शित होता है। यहां तक तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। तो लक्षण जो है बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो इस बात पे निर्भर कर रहे हैं कि प्रोटीन किस क्वालिटी का बन रहा है, यानी ये जो प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है ये अच्छी क्वालिटी का एक्टिव काम करने वाला है या नहीं है। चाहे थोड़ा सा भी क्यों ना बने, इतना सा भी बने, इतना बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्वालिटी कैसी है। तो अच्छी क्वालिटी होगी तो वो लक्षण प्रदर्शित होगा, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो नहीं होगा। तो वो बेटा प्रोटीन किस क्वालिटी का बन रहा है उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं वो लक्षण। अच्छी क्वालिटी का बनेगा तो प्रदर्शित होंगे, नहीं होगा तो नहीं होंगे। तो ऐसे लक्षण को हम बोलते हैं बेटा क्वालिटेटिव लक्षण, क्वालिटेटिव लक्षण। ऐसे लक्षण जो प्रोटीन की क्वालिटी पे निर्भर करें, ठीक है। तो ये किस पे निर्भर करते हैं? यह प्रोटीन की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेंडल ने जो टॉल और डॉर्फ सेलेक्ट किया था ना, वो वाले लक्षण। यहां टॉल इसलिए बन रहा था क्योंकि यहां एक मान लो कोई किसी एक्स क्वालिटी वाला एंजाइम बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था, लेकिन डॉर्फ इसलिए आया क्योंकि वो प्रोटीन ही नहीं बन रहा है, वो प्रोटीन ही नहीं बन रहा है, या फिर बन रहा है तो वो उस क्वालिटी का नहीं बन रहा है, उस क्वालिटी का नहीं बन रहा है। तो जो लक्षण सीधा सीधा
इस डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन जो बनता है उसकी क्वालिटी पे निर्भर करे, ना कि क्वांटिटी पे। कितना बन रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, कैसी क्वालिटी का बन रहा है, गुणवत्ता। तो ऐसे लक्षण को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। हिंदी में बेटा इनको गुणवत्ता गुणवत्ता लक्षण बोलते हैं, या गुणवत्ता नामक लक्षण बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा लक्षण बेटा वो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि कितना प्रोटीन बन रहा है। यानी मान लीजिए 4 लीटर प्रोटीन बना तब तो वो लंबा हो गया, लेकिन 2 लीटर बना तो इतना लंबा नहीं हुआ, थोड़ा कम लंबा हुआ। कुछ नहीं बना या 1 लीटर बना तो थोड़ा और कम हो, आधा लीटर और कम, 100 ग्राम और कम, 50 ग्राम और कम। तो दूसरा जो लक्षण है वो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि कितना प्रोटीन बन रहा है। ज्यादा बन रहा है तो लक्षण ज्यादा प्रदर्शित होगा, कम बन रहा है तो कम प्रदर्शित होगा। ऐसे लक्षण को हम बोलते हैं बेटा क्वांटिटेटिव। जो किस पे निर्भर है? क्वांटिटी पे। किसकी? बनने वाले प्रोटीन की। अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो लक्षण ज्यादा प्रदर्शित होंगे, और कम क्वांटिटी में बनेगा तो कम प्रदर्शित होंगे। तो ध्यान दीजिए, यह प्रोटीन की क्वांटिटी, मात्रा पर निर्भर करता है, क्वांटिटी पर निर्भर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानव में लंबाई, मानव में लंबाई, हमारे अंदर जो लंबाई है बेटा वो एक क्वांटिटेटिव लक्षण है, ना कि क्वालिटेटिव। जितनी क्वांटिटी में प्रोटीन बनेगा यानी ग्रोथ हार्मोन बनेगा उतना ही ज्यादा लंबा होगा, कम क्वांटिटी में बन रहा है तो कम लंबा होगा। ठीक है। तो ऐसे लक्षण बेटा जो प्रोटीन की क्वांटिटी पे निर्भर करे उन्हें हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, और ऐसे लक्षण जो क्वालिटी पे निर्भर करे उन्हें हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। तो मेंडल को जो मटर के पौधे में या तो लंबाई मिल रहा था या बोना ही मिल रहा था, उसका कारण क्या है? क्योंकि सर वो क्वालिटेटिव प्रोटीन था, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि 1 लीटर बन रहा है, 5 लीटर बन रहा है या 50 ग्राम बन रहा है। अगर फंक्शनल 50 ग्राम है तो वो टॉल बन जाएगा। ठीक है। लेकिन नॉन फंक्शनल 1000 लीटर भी बन जाए वो टॉल नहीं बनेगा बेटा। ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? ये समझ में आई होगी तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, पॉलीजेनिक वंशागति क्या होती है बेटा? ध्यान दीजिए, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सर एक लक्षण जो होता है उस एक लक्षण को केवल एक जीन जो है वो क्या करती है? नियंत्रित करती है। कौन? एक जीन। एक लक्षण को एक ही जीन करती है। ये कब होता है सर? ये सामान्य केस में होता है, सामान्यतः यही देखा गया है। लेकिन बेटा, लेकिन अगर एक लक्षण जो है उस एक लक्षण को एक से ज्यादा जीन नियंत्रित करे, ज्यादा जीन नियंत्रित करे, तो इसे आप किस नाम से जानोगे? सर इसे हम बोलेंगे बहुजीनी वंशागति। ठीक है। बहुजीनी वंशागति क्या हो गई कि भाई एक लक्षण जो है उसको अगर एक से ज्यादा जीन नियंत्रित कर रही है, एक से ज्यादा, तो उसे आप क्या बोलोगे? बहुजीनी वंशागति। मैंने क्या कहा कि एक लक्षण को एक ही जीन नियंत्रित कर रही है तो ये सामान्य केस है। लेकिन अगर एक लक्षण एक से ज्यादा जीन द्वारा नियंत्रित हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुजीनी वंशागति। और बेटा ये जो एक लक्षण होगा जिसको एक से ज्यादा जीन नियंत्रित कर रही होगी, ये कौन सा लक्षण होगा? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? तो ये होगा बेटा क्वांटिटेटिव। ये कौन सा लक्षण होगा? क्वांटिटेटिव लक्षण। अब मेंडल ने जितने भी लक्षण सेलेक्ट किए थे ना वो सारे क्वालिटेटिव थे बेटा, तो उनकी स्टडी करना आसान है। लेकिन ये जो लक्षण है जिनको हम क्वांटिटेटिव लक्षण बोलते हैं, इनकी स्टडी करना इतना आसान नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आपने एक एक लक्षण लिया उसमें क्रॉस करवाई और वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, नहीं, इसमें रिजल्ट कुछ अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा है। यहां पर तो एक लक्षण को एक से ज्यादा जीन नियंत्रित कर रही है, तो कौन सी जीन जो है वो कितना प्रोटीन बनाएगी इस बात पे निर्भर होगा लक्षण कितना प्रदर्शित होगा। तभी इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव लक्षण बोल रहे हैं। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए कि भाई एक जीन जो है बेटा, एक जीन जो है वो एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करे, तो उस जीन को तो हमने क्या बोला था सर? उस जीन को आपने बोला था बहुप्रभाविता जीन, पीलियोट्रोपिक जीन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ना, पीलियोट्रोपिक जीन। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, जीन आ रहा है, पीलियोट्रोपिक जीन ना, तो इसका मतलब यह है कि जीन एक से ज्यादा लक्षण को नियंत्रित कर रही है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर एक लक्षण जो है वो एक से ज्यादा जीन द्वारा नियंत्रित हो, एक से ज्यादा जीन द्वारा नियंत्रित हो, तो ऐसे लक्षण को आप क्या बोलोगे सर? इसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक, बहुजीनी वंशागति। इसके नाम में ही पता चल रहा है, बहुजीनी यानी एक से ज्यादा जीन, और वंशागति किसकी होती है? लक्षण की। तो एक लक्षण को एक से ज्यादा जीन नियंत्रित कर रही है तो उसे हम बोलेंगे बहुजीनी वंशागति। इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब सर आपने अभी बताया, क्या बताया मैंने, ध्यान समझ में आ गया ना? हाँ, तो आपने अभी बताया कि इनके अंदर वो सारी बातें लागू नहीं होगी जो मेंडल के लक्षणों में लागू हुई थी। तो फिर मान लो हमें पूछ लिया जाए कि इनमें फिनोटाइप कितना बनेगा, जीनोटाइप कितना बनेगा, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं बोलूंगा बेटा इनमें कितना फिनोटाइप बनता है, यानी मान लो एक जीन जो है, सॉरी एक लक्षण जो है वो 5 जीन से नियंत्रित है, तो कितने फिनोटाइप बनाएगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या फिनोटाइप कितने बनेंगे निकालने का फॉर्मूला है 2n+1, 2n+1। n बराबर क्या है? n बराबर जीन की संख्या, जीन की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो स्किन का कलर है, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, हमारी जो स्किन का कलर है बेटा, अब ह्यूमन की स्किन का कलर एक लक्षण हुआ कि नहीं हुआ? ये नियंत्रित होता है कितनी? 3 जीन से। तो इसका मतलब सर हमारी स्किन का जो कलर है वो 3 जीन से नियंत्रित हो रहा है, मतलब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। बिल्कुल। तो इसमें कितने अलग अलग टाइप के लोग हमें देखने को मिल सकते हैं? भाई फिनोटाइप मतलब आपको अलग अलग टाइप के लोग ही तो दिखाई देंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा क्या कि 2 × 3+1, तो कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। तो हमें 7 अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिल सकते हैं। एक बहुत काला होगा, एक बहुत सफ़ेद होगा, एक थोड़ा कम काला होगा, एक थोड़ा कम सफ़ेद होगा, एक थोड़ा सा ब्राउन होगा, एक थोड़ा सा, भाई एक डार्क ब्राउन होगा, एक लाइट ब्राउन होगा, और एक बीच का होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब हम बेटा बात करते हैं ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, बहुजीनी वंशागति है बेटा, इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल क्या क्या है? तो बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला होता है
मानव की लंबाई, हमारी लंबाई जो है बेटा आपको एक जैसी थोड़ी दिखने, भाई टॉल और डॉर्फ ही थोड़ी देखने को मिलती है आपको, तो टॉल भी देखने को मिलता है, डॉर्फ भी देखने को मिलता है, बीच का भी देखने को मिलता है। तो हमारी जो लंबाई है बेटा वो एक से ज्यादा जीन से नियंत्रित है। दूसरा आता है मानव की त्वचा का रंग, ये भी बेटा उसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा गेहूं, कोट कलर ऑफ व्हीट, गेहूं का रंग देख लो आप तो ना, गेहूं का रंग, इंग्लिश में वैसा इसको बोलते हैं बेटा कार्नल कलर ऑफ व्हीट, कार्नल कलर ऑफ व्हीट। कार्नल कलर क्या होता है, तो आपने देखा होगा बेटा जो गेहूं होता है उस गेहूं में सबसे बाहर की तरफ तो बीज आवरण पाया जाता है, सीड गोट, और इसके अंदर बेटा एक कार्नल होता है जिसका रंग हमें दिखाई देता है। जैसे गेहूं आपको लाल दिखाई दे रहे हैं तो उसका कारण ये कार्नल है, सीड गोट नहीं है, ठीक है। तो ये जो कार्नल है इसका रंग जो है वो भी एक तरह का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए क्लियर है क्या? चलिए अब हम क्या करेंगे सर, अब तो हम यहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनको करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो हमारे सिलेबस में कुछ बेसिक बातें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या देखेंगे बेटा कि हम देखेंगे कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसमें बेटा एक लक्षण को एक से ज्यादा यानी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कितनी ही जीन नियंत्रित कर सकती है। तो हम बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 2 जीन से नियंत्रित होने वाला वो देखेंगे और 3 जीन से नियंत्रित होने वाला वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 जीन से नियंत्रित होने वाला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका बेटा एग्जाम्पल क्या है, तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बेटा इसका जो एग्जाम्पल है वो है गेहूं का कलर। गेहूं का कलर बेटा जो गेहूं का कलर होता है, इस गेहूं को कलर को कितनी जीन नियंत्रित करती है, तो सर इसको नियंत्रित करती है 2 जीन, ठीक है। और जब आप संकर करवाओगे, देखो इसमें वैसा नहीं होता है जैसा वहां मेंडल साहब ने किया, इसमें संकर करवाओगे तो आपको फिनोटाइप रेशियो मिलेगा, वो आपको याद रखना है बेटा, फिनोटाइप रेशियो मिलेगा। ये जो फिनोटाइप रेशियो आपको मिलेगा बेटा, ये फिनोटाइप रेशियो आएगा 1:4:6:4:1। ये 1 जो होगा ये बेटा लाल रंग वाले, ये लाल रंग आएगा, ये बिल्कुल सफेद रंग आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हल्का लाल और ये हल्का सफेद और बीच में ये भूरे रंग का आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है बेटा, कुछ जो होता है क्या रेशियो होता है किसका, कि जब एक लक्षण को 2 जीन नियंत्रित करें, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे किसके बीच में, ये जो रेशियो मिला है इसके बीच में, यानी लाल, इधर लाल रखोगे, इधर बेटा आप सफ़ेद रखोगे, और इधर इनकी जनसंख्या कि भाई कितने टाइप के कितने बीज बने हैं, इनकी संख्या। तो ये जो ग्राफ आपको मिलेगा ना बेटा ऐसा मिलेगा, बेल शेप, जैसे घरों में बेल नहीं होती है ऐसे, जैसे ही प्रेस करते हैं तो ऐसे बेल शेप का, बेल आकार का या मंदिर के घंटे के आकार का ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ जो आता है बेटा वो बेल शेप का आता है, और इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी,
सर बीच वालों की, यानी सबसे ज़्यादा आपको कौन देखने को मिलेंगे, जो बीच में होंगे, ठीक है, तो ये अधिकतम होंगे। क्लियर, ठीक, इतना समझ में आया। ये 2 जीन वाला था। अब हम बात करते हैं, ये रेशियो बेटा याद करना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो याद ही करना है, हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, है ना। सवाल क्या पूछा जाएगा, सर ये तो बता के जाओ। तो सवाल ये पूछा जाएगा बेटा कि गेहूं का जो कलर होता है उसको कितनी जीन नियंत्रित करती है, 2, एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा बेटा आपको बोलेगा कि एक लक्षण की बहुजीनी वंशागति हो रही है और उसमें एक लक्षण को 2 जीन नियंत्रित कर रही है, तो बताइए उसका फिनोटाइप का क्या रेशियो आएगा, तो 1:4:6:4:1, सीधी सी बात है, ठीक है, ठीक। अब मान लो बेटा मैं पूछूं कि भूरे कितने % होंगे, तो ये तो आप निकाल सकते हो ना। कैसे निकालते हैं सर, इन सबको जोड़ लो, जो भी आए उसको टोटल नीचे लिख दो, और भूरे कितने हैं 6 × 100 कर दो। ये तो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, बेसिक गणित। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, सर अब हम बात करते हैं तीन जीन द्वारा नियंत्रित होने वाले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है सर, इसका उदाहरण है बेटा मानव की स्किन कलर, मानव की स्किन का कलर। बेटा मानव की जो स्किन का कलर है ये कितनी जीन से नियंत्रित होता है, तो ये नियंत्रित होता है 3 जीन से, ठीक है। अब बेटा इसका भी कोई ना कोई रेशियो आएगा, बिल्कुल आएगा, फिनोटाइप रेशियो आएगा। कौन सा, तो इसके फिनोटाइप रेशियो को सीधा याद कर लेना है भाई। 1, पहली बात तो फिनोटाइप आएगा कैसा, 1:6:15:20:15:6:1, कितना 7 हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। अब ध्यान दीजिए, ये जो होगा ये बिल्कुल काला होगा, जिसको हम निग्रो बोलते हैं, अफ्रीका वाले, और ये बिल्कुल सफ़ेद होगा, और ये जो है ये क्या होगा, ब्राउन होगा। यानी इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ये जो ग्राफ है ये भी कुछ इसी तरीके का बनेगा, ठीक है। ये यहां पर संख्या है और यहां फिनोटाइप। तो बेटा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना वो कैसे है, ब्राउन है बेटा। हम थोड़े से डार्क ब्राउन है ना, इंडिया वाले थोड़े से डार्क ब्राउन है, तो वो भी इसके आसपास ही आएंगे भाई। वाइट है, लाइट वाइट होगा, ये लाइट ब्लैक होगा, फिर और आगे आए तो ये थोड़ा लाइट ब्राउन होगा और ये थोड़ा डार्क ब्राउन होगा और फाइनली ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप वो कर सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर है क्या, ठीक, ये बात समझ में आई जी सर। तो यहां से भी सवाल क्या बन सकता है कि भाई ग्राफ कैसा बनेगा, तो सर ग्राफ जो बनेगा वो बेल शेप बनेगा। सबसे ज्यादा कौन होंगे, तो ब्राउन कलर के लोग, इसीलिए हम सबसे ज्यादा हैं ब्राउन कलर के। आप अपने आसपास 10 लोगों को देखो, आपको ज्यादातर ब्राउन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। कारण क्यों, क्योंकि बेटा बहुजीन वंशागति, ठीक। अब बेटा बहुजीनी वंशागति के बारे में, जैसे सपोज करिए बेटा मानव की स्किन का कलर ले लेते हैं, मानव की स्किन का कलर, इसको नियंत्रित करने वाली 3 जीन होती है। अब ये 3 जीन जो है वो सबसे ज्यादा कब प्रदर्शित होगी, सबसे ज्यादा कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो बेटा जब तीनों की तीनों प्रभावी अवस्था में हो, ठीक है। तो अगर सारी एलील सभी प्रभावी होगी, सभी प्रभावी एलील होगी, तो
अधिकतम एक्सप्रेशन होगा, अधिकतम प्रदर्शित होगी तीनों जीन। ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, वो बन जाएगा निग्रो, बिल्कुल काला। ठीक है, और सबसे कम कब प्रदर्शित होगी, जब तीनों की तीनों कैसी हो, अप्रभावी हो। ठीक है, तो सभी अप्रभावी होगी, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में सबसे कम प्रदर्शित होगी, है ना, प्रदर्शित होगी। ठीक है, और ये कैसा बन जाएगा, ये बिल्कुल व्हाइट बन जाएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल सफेद। तो कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि एक जीन जो है वो, भाई एक प्रभावी जीन जो है वो कितना प्रदर्शित हो रही होगी, है ना। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं उसको कैसे करते हैं, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भाई मान लीजिए बोल रहा है कि एक पादप है बेटा, उस पादप में 3 जीन जो है वो उसकी लंबाई को नियंत्रित कर रही है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं ना, नियंत्रित कर रही है। पादप की जो लंबाई थी उसको कितना जीन नियंत्रित कर रही है, 3 जीन। ठीक है, तो बोल रहा है कि तीनों जीन जो है, तीनों जीन जब प्रभावी थी, तीनों की तीनों, तो प्लांट की जो हाइट थी वो थी 100 मीटर। क्लियर? लेकिन तीनों जीन जो थी उसकी सारी एलील जब अप्रभावी थी, अप्रभावी, तब प्लांट की हाइट थी 60 मीटर। यानी ये कहना चाह रहे हो सर आप कि ये जो प्लांट है जिसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है, ये तब है जब सारी जो एलील है वो ऐसी होगी, और ये उस प्लांट की हाइट तब है जब सारी की सारी। इसका मतलब ये है सर कि इस प्लांट की इतनी हाइट तो अपने आप ही आएगी, चाहे कोई प्रभावी हो चाहे कोई ना हो। देखो क्यों, क्योंकि यहां कोई प्रभावी थोड़ी है, कोई प्रभावी नहीं, उसके बावजूद भी ये 40 मीटर लंबा हो रहा है। तो 40 मीटर तो इसकी भी बेटा अपने आप आनी ही आनी है। लेकिन ऊपर जो ये 60 मीटर आई है, इसका कारण कौन है, इसका कारण है ये 6 प्रभावी एलील। इसका मतलब मुझे एक ने भाई कितना कंट्रीब्यूट किया ये पता करना है। तो अधिकतम, अगर मान लो, चलिए मैं यहां पे बता देता हूं ना, तो आपको पता करना है क्या, एक प्रभावी एलील का प्रभाव, कि एक जो प्रभावी एलील है वो अपना कितना योगदान दे रही है इसके हाइट को बढ़ाने में। तो इसका फॉर्मूला है बेटा कि अधिकतम प्रदर्शन कितना हो रहा है। तो अधिकतम एक सेकेंड रुकिए, अधिकतम प्रदर्शन माइनस निम्न प्रदर्शन डिवाइडेड बाय एलील की संख्या। एलील, सॉरी कौन सी एलील है ना, एलील की संख्या, एलील तो उतनी रहेगी ना। तो इससे आप एक का निकाल सकते हो। जैसे आप सोच के देखो, यहां इसमें देखिए, मैक्सिमम एक्सप्रेशन, अधिकतम प्रदर्शन कब होगा सर, अधिकतम तब होगा जब सारी की सारी प्रभावी होगी, और वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 100 मीटर। तो इसका मतलब सर अधिकतम जो है वो 100 मीटर है। निम्न कब होगा, जब सारी की सारी अप्रभावी होगी, कितना है सर 40 मीटर। कितना है 40 मीटर, डिवाइडेड बाय एलील की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गई। ठीक है, तो एक एलील का जो प्रभाव आया बेटा वो कितना आएगा, 60/6, 10 मीटर। यानी एक एलील प्रभावी वाली आएगी तो हाइट मिनिमम के साथ, मिनिमम तो रहेगी 40 मीटर तो हमेशा रहेगी। अब एक प्रभावी एलील आ गई तो 40 + 10 और जोड़ दो, 50 मीटर। जैसे मैं बोलूं बेटा, जैसे मैं बोलूं आपसे
कि यही सेम पादप है ना, इसी पादप के अंदर बताओ अगर ऐसी कंडीशन होगी तो पादप की क्या लंबाई होगी। तो आप बोलोगे कि सर आपने अभी बताया है क्या कि मिनिमम वाला तो रखना ही रखना है, वो तो किसी भी प्रभावी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उतना तो आना ही आना है। लेकिन यहां पर अगर हमें प्रभावी एलील को काउंट करना है, एक और दो, दो है, तो एक का प्रभाव 10 मीटर आ रहा है तो दो का कितना आएगा 20 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 मीटर, यानी ये पादप 60 मीटर का होगा। आया कि नहीं आया? आया सर। तो एक दो सवाल करते हैं इससे रिलेटेड, इससे और चीजें और आसानी से क्लियर होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, क्या कि बेटा एक पादप है ना, ये पादप है, ये पादप जो है इसकी लंबाई जो है बेटा, इसकी लंबाई को दो जीन नियंत्रित कर रही है। तो अपने आप अपने को पता चल गया कि भाई ये तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है ना। अब अगर वो दोनों जीन जो है वो प्रभावी समयुग्मजी हो, दोनों जीन मतलब दोनों जीन जो है बेटा वो जब ऐसी होती है तब ये जो प्लांट है बेटा ये 50 मीटर हाइट का होता है ना, और जब वो जीन ऐसी होती है बेटा तब वो 10 मीटर हाइट का होता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट, एक प्रभावी एलील कितनी वृद्धि करता है, एक तो ये ज्ञात करना है। दूसरा आपको ज्ञात करना है बेटा पादप की हाइट, कौन से पादप की, तो मैं यहां लिख रहा हूं ये वाली, करिए इसको जल्दी से। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो बेटा हमें पता है कि सर दो जीन नियंत्रित कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये बहुजीनी वंशागति का केस है। और वहां आपने बताया था कि एक प्रभावी एलील जो है वो कितना प्रभाव कर रही है, उसको निकालने के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन कितनी एलील है। तो मैक्सिमम जो है प्रदर्शन कब होगा, जब सारी की सारी प्रभावी एलील उपस्थित होगी, और वो कितना हो रहा है 50 मीटर, तो अधिकतम जो है वो 50 हो रहा है सर, ठीक है। और मिनिमम कब होगा, सब सारी की सारी अप्रभावी होगी, तो स्मॉल है स्मॉल बी, तो ये कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलील कितनी है बेटा 4 है, तो 4। जब आप ये सोल्व करोगे तो आएगा 40/4, कितना आएगा आंसर 10 मीटर। यानी एक प्रभावी एलील जो है वो 10 मीटर हाइट बढ़ा रही है, ठीक है। तो सेकंड का जब हम आंसर करेंगे, जैसे ये प्लांट है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, तो मैंने आपको बोला है बेटा कि मिनिमम को तो रखना ही रखना है, 10 मीटर तो है ही है, प्लस अब प्रभावी एलील कितनी है काउंट करो, तो सर 1 2 3 है, एक 10 मीटर बढ़ा रही है तो 3 कितना बढ़ाएगी 30 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 मीटर। फिर दूसरा है स्मॉल ए स्मॉल बी, सर एक भी प्रभावी नहीं है, इसका मतलब मिनिमम होगा, मिनिमम कितना है 10। फिर उसके बाद बेटा फिर आपको बोल रहा है क्या कि तीसरा प्लांट है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, बेटा 10 तो है ही है, 2 और है ए और बी, तो कितना 2 की, तो 1 का 10 है तो 2 का कितना होगा 20, तो कितना आएगा 30 मीटर, ठीक है। अब मैं इसी में एक और सवाल पूछूं आपसे, क्या पूछूं, देखिए थर्ड सवाल मैं यहां दे रहा हूं, वहां आंसर हो जाएंगे ना, ये सारे आंसर है बेटा।
चलिए थर्ड सवाल मैं पूछूं कि किसी पादप की लंबाई 30 मीटर है तो वो पादप होगा, बेटा बोल रहा है कि इनमें से एक पादप है उसकी 30 मीटर लंबाई है, कितनी है 30, तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कि वो पादप कौन सा होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, अरे यार एक सेकेंड रुको, मिस्टेक हो, चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, ए ऑप्शन आपको बोल रहा है कि वो जो प्लांट है ना वो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। बी ऑप्शन आपको बोल रहा है कि वो जो प्लांट है बेटा वो है कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। सी है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। और डी है कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, और क्या हो सकता है स्मॉल बी, चलो कैपिटल बी कर लेते हैं, बताओ भाई कौन सा होगा। तो इस केस में हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। देखिए इसमें देखिए पहले वाले ऑप्शन में, देखिए पहले वाले ऑप्शन में भाई सबकी 10-10 मीटर हाइट तो होगी, हमें कितनी करनी है 30 करनी है। तो 30 करने के लिए बेटा ध्यान दीजिए, 30 के लिए भाई 10 तो अपने आप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मिनिमम एक्सप्रेशन तो हो गई होगा, ये तो अपने आप सब में हो रहा है। तो 30 में से 10 घटा दिए, बचे कितने 20। और आपको पता है एक जो एलील है वो कितने का कंट्रीब्यूशन कर रही है सर 10 का, तो कितनी प्रभावी एलील होगी 2। तो 2 प्रभावी एलील वाला ऑप्शन ढूंढो। फर्स्ट है क्या, नहीं सर इसमें 3 है तो ये तो नहीं होगा। सेकंड में नहीं इसमें एक ही है। थर्ड में, हाँ सर थर्ड में 2 ही है, तो आंसर क्या आएगा थर्ड। और वैसे भी आप चेक करो, देखो वैसे भी अगर आप चेक करोगे तो इसमें 10 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा मिनिमम एक्सप्रेशन, और प्रभावी एलील कितनी है 2 है, तो एक का कितना है बेटा 10 है, तो दूसरे का कितना होगा 10 और 10 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। क्लियर है क्या, ठीक है बेटा, ये था आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर, जहां हमने पढ़ा कि होता क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो मैंने आपको बताया बेटा कि जब एक जीन जो है वो एक लक्षण जो है वो एक से ज्यादा जीन से नियंत्रित हो, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे सर, इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जानेंगे इसको। ठीक है, फिर मैंने बोला कि बेटा कुछ एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान में रखने हैं। फिर मैंने आपको बेटा ये बताया कि जब मान लो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में 2 जीन नियंत्रित कर रही है तो उसका रेशियो क्या आएगा, ग्राफ क्या आएगा। फिर 2 से ज्यादा मान लो 3 कर रही है तो फिर उसका रेशियो क्या आएगा। अब देखो बेटा ये आप अपने आप निकाल सकते हो, जैसे देखो ये काला है तो ये थोड़ा सा कम काला होगा, तो मैं ऐसा बोल देता हूं ये लाइट ब्लैक हो जाएगा। ये सफेद है तो ये थोड़ा कम सफेद हो जाएगा, तो लाइट व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ब्राउन है तो बेटा यहां पर थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाएगा, और ये जो है ये अब ये लाइट है तो ये थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। कौन से क्वेश्चन किए थे कि मान लो हमें पता करना है बहुजीनी वंशागति में कि एक प्रभावी एलील अपना कितना प्रभाव दे रही है, तो मैं उसके लिए हमें क्या करना है कि भाई मैक्सिमम कितना एक्सप्रेशन हो रहा है, मिनिमम कब कितना हो रहा है, और कितनी एलील है। तो इससे आपके सामने एक का आ जाएगा। ध्यान रखना अगर इससे आप प्लांट की हाइट निकाल रहे हो तो मिनिमम ऐड करना मत भूलना, मिनिमम ऐड करना मत भूलना। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। क्लियर है क्या, ठीक है। अब एक और टॉपिक आता है बेटा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, सह प्रभाविता पढ़ लिया, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ लिया, बहुएलीलता पढ़ लिया, उसके अलावा बहु प्रभावित जीन पढ़ लिया, बहुजीनी वंशागति पढ़ लिया। अब छठा जो टॉपिक आता है बेटा हमारे पास वो क्या आता है सर, वो आता है लीथल जीन। ये सारे के सारे मेंडल के एक्सेप्शन है ना। लीथल जीन क्या होती है, तो लीथल जीन क्या होती है उससे पहले लीथल का मतलब समझो।
लीथल का मतलब मारने वाला, यानी ऐसी जीन अवस्था, ऐसी जीन अवस्था जिसमें जीव भ्रूण अवस्था में ही मर जाता है, भ्रूण अवस्था में ही मर जाता है, उसे लीथल जीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लीथल जीन। इसका एग्जाम्पल क्या है सर? तो बेटा इसका जो एग्जाम्पल है वो है चूहे का बॉडी कलर। बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ना। चूहे का बॉडी कलर कैसे? देखिए, चूहा जो होता है इसकी बॉडी में दो कलर पाए जाते हैं। एक कलर जो होगा वो प्रभावी होगा और एक जो होगा बेटा वो अप्रभावी होगा। प्रभावी जो कलर होता है बेटा उसको हम बोलते हैं पीला। अब आपको पता है प्रभावी तो सर येलो है, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है। और अप्रभावी जो है बेटा वो है थोड़ा सा डार्क, ऐसा बोल सकते हैं डार्क ब्राउन या काला भी बोल सकते हैं ना, और काला ये भी ठीक है ना। तो ये जो है बेटा ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो मान लीजिए अब सर इसमें लीथल जीन कहाँ आती है? तो ये जो है ये कंडीशन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जिस किसी चूहे में ये वाली कंडीशन आएगी वो पेट में ही मर जाएगा, तो बाहर कभी दिखाई देगा क्या? नहीं। और जो बाहर नहीं दिखाई देगा क्या आप उसका रेशियो नोट करोगे क्या? नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बेटा ये भी कैसा चूहा है सर? पीला है। और ये भी कैसा है? पीला है। दोनों में संकर करवाई तो सर ये तो एकल संकर है। तो आप क्या करोगे? आप सर बेटा अगर आपको पता नहीं होगा लीथल जीन के बारे में तो आप क्या करोगे भाई? यहाँ कैपिटल वाई रखोगे, यहाँ स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, ऐसे करोगे। उसके बाद क्या करोगे आप कि सर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ऐसा कर दोगे। और मैं आपको पूछूंगा बेटा कि फिनोटाइप रेशियो क्या है? तो आप बोलोगे 3:1। जीनोटाइप क्या है? तो आप बोलोगे 1:2:1। मैंने कहा तूने देख के लिखा था क्या या ऐसे ही जो रटा हुआ है वो? तो सर मैंने तो रटा हुआ है, मैंने कौन से चूहे देखे हैं? तो बेटा ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन जो होती है, समयुग्मजी अवस्था जो होती है, प्रभावी समयुग्मजी अवस्था जो होती है बेटा, वहां पर कभी भी चूहा जिंदा नहीं रहेगा। तो ये चूहा तो मर जाएगा, हमें दिखाई ही नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा तो अब जो फिनोटाइप रेशियो आएगा बेटा वो क्या आएगा सर? वो आएगा पीला और मान लीजिए काला, वो आएगा 2:1 है ना। और जीनोटाइप रेशियो जो आएगा बेटा वो आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशियो स्मॉल वाई, ये आएगा 2:1। तो क्या ये रेशियो वैसे ही आ रहा है जैसा मेंडल ने दिया था? नहीं सर, अब ये वैसा नहीं आ रहा है। और वैसा नहीं आ रहा है इसका मतलब उसकी जो बातें हैं वो यहाँ लागू नहीं हो रही है, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? ये हो गया बेटा लीथल जीन। अब क्या बचा है बेटा? एक चीज हमने छोड़ी है, वो है लिंकेज। क्यों छोड़ा है सर आपने लिंकेज? क्योंकि लिंकेज हम तब पढ़ेंगे जब हम बेटा ये जो वंशागति है इसका गुणसूत्र सिद्धांत देख लेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत, ठीक है। और बेटा ये जो भी मैं पढ़ाता हूं हर चीज जो है बेटा उसकी जो भी मैंने, जैसे आज मैंने ये क्लास ली है तो इसकी जो PDF है, मैं जो अपना वीडियो अपलोड होता है उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूं जो कि टेलीग्राम चैनल का है। वहां पर हर लेक्चर की जो है बेटा वो जो मैंने नोट करवाई है ये वाली PDF अवेलेबल है बेटा वहाँ। तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो
और जैसे ही ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो एंड में बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक वाइज वो हम सॉल्व करेंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है बेटा।